आपका अति धन्यवाद कि एक्चुअल में जो आपकी अप्रोच है, तो आई रियली लव दैट कि उसमें ये जो कंपैशन जो बना हुआ है ना, तो उसमें अपनी एक अट्रैक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं ना कि गुरुकुल शिक्षा जो है, तो उसका जो आभास है वो हमें यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। तो दैट वे इट इज ए वंडरफुल थिंग। तो मैं एक जो भारतीय होने के नाते, तो ऐसी जो भी प्रथाएं हैं तो वो हमारे लिए काफी अच्छी हैं। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न जो सभी स्टूडेंट्स के तरफ से आपसे है कि अगस्त में जो एग्जाम हमारा हुआ है, क्योंकि जून में होना था 18 ऑफ जून को, किसी कारणवश पेपर लीक हुआ और अब एग्जाम रिशेड्यूल हो गया है। तो उस एग्जाम को लेकर के क्या माइंडसेट रखें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, और जो दिसंबर का साइकिल है उसको लेकर के भी मैं चाहता हूं कि आप यू कैन से इन ब्रीफ बताएं हम सभी को, सारे स्कॉलर्स को, कि कैसे क्या हमें करना है। वैसे तो जो 18 जून को हुआ है कि एग्जाम है उसको कंडक्ट नहीं कर पाए। एग्जाम कंडक्ट हुआ डेफिनेटली, लेकिन उसमें कुछ फ्लॉज थे, तो उसकी वजह से डेफिनेटली है जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रबल आती है। तो उसके लिए तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है इट हैज कम इनटू पिक्चर डायरेक्टली। उन्होंने इसको जो रिकॉग्नाइज किया है कि उनकी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो दैट वे जो भी एपिसोड हुआ है, तो दिस कैन बी टेकन एज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इसको इन जनरल आप मेरे से पूछोगे कि ऐसे जो है वो नहीं होने चाहिए, कि ऐसी कोई भी घटना होती है तो हमारे लिए वो उसमें काफ़ी ट्रबल आती है कि जो एक स्टूडेंट होता है तो उसको एक सेंटर तक पहुंचना होता है, तो ही स्पेंडिंग टाइम ऑन सो मेनी थिंग्स। और सेकंड ये होता है कि उसको कई और एग्जाम भी कंडक्ट देने होते हैं। तो लाइकवाइज तो वी कैन सी टू इट कि इसमें ट्रबल तो डेफिनेटली स्टूडेंट को आती है। बट एट द सेम टाइम हम इसमें जो इन लोगों ने चेंजेस किए हैं कि जो सेशन है उसको अब ये अगेन से इट हैज बिकम्स ए सीबीडी, तो उससे हमें एक प्रेरणा भी मिलती है कि जो गवर्नमेंट है ये चाहती है कि आगे से ऐसी कोई भी घटना ना हो, कि ऐसे जो पेपर लीकेज हुआ है तो ऐसी स्थिति का सामना हमें फिर से ना करनी पड़े। तो दैट वे इट कैन बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी आल्सो। अब जो 18 जून को हुआ है, क्योंकि ये एग्जाम हुआ है 6 साल के बाद, 5 या 6 साल के बाद ये एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ, मतलब जिसको हम कहते हैं कि ऑफलाइन मोड है, कि उसमें आपको पेपर मिलता है तो यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन से अकॉर्डिंगली। तो दैट वे ये जो एग्जाम है तो दिस कैन बी टेकन एज ए, व्हाट शुड आई से, कि इसको एक मॉक टेस्ट की तरह मान के चलें कि एग्जाम जो पहले चल रहा था सिस्टम वो भी काफी अच्छा था, लेकिन इसको हम एक जो मॉक टेस्ट है उसके रूप में ले सकते हैं कि इसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए तो उससे हमें ये आभास मिलना शुरू हो जाता है कि इसमें मतलब टेम्पटेशन है एग्जाम की, जो क्वेश्चंस है उनकी हमने कैसे करनी है। तो दैट शुड बी टेकन, नाउ इट शुड बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी, कि हम इसको हमेशा ये नहीं मान के चल सकते कि इसको हमने क्रिटिसाइज करना है। तो इसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी मान के चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो हमने एक मॉक टेस्ट दिया हुआ था, अब उसका जो एग्ज़ाम है उसकी एक सेम्बलेंस है वो हमें मिल ही जाती है। अब जो अगस्त में एग्ज़ाम कंडक्ट होना है तो हमने अपनी जो तैयारी है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने करनी है। तो दैट वे इट शुड बी टेकन इन दैट सीक्वेंस, कि इसमें हमने डिसर्टन नहीं होना कि हाँ जी हम कर नहीं पाए या दिस एंड दैट है। तो उसमें डेफिनेटली ट्रबलसम था, लेकिन ये होता है कि दिस कैन बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी आल्सो, कि आपको एक एग्जाम है, मतलब उसका जो क्वेश्चन पेपर है आपने उसको अटेम्प्ट किया, तो उससे आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो अगस्त का जो एग्जाम है थोड़ा टफ हो सकता है, कि लोगों को एक स्ट्रीमलाइनिंग मिल गई कि हाँ जी अगस्त में फिर से एग्जाम कंडक्ट होगा, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी बेटर होनी चाहिए, कि इंस्टेड ऑफ कि सर आप म्यूट हो गए हैं, यू आर म्यूटेड, आप म्यूट हो गए हैं। नाउ इट इज ओके। जी जी, यस यस। तो इसको हम एक अपॉर्चुनिटी मान के चल सकते हैं, कि इसमें जो बच्चे हैं उनको आइडिया होता है कि पेपर 1 है उसमें क्या था सीन था, पेपर 2 है उसमें कौन से क्वेश्चन हैं कि जो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या उससे उसके बेसिस पे फ्यूचर में किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो दैट वे वी कैन सी टू इट, कि पहले जो एग्जाम कंडक्ट हुआ 2019 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उससे पहले ऑफलाइन एग्जाम ही होते थे। तो ऑफलाइन के बाद हम आते हैं सीबीटी पे, जैसे एग्जाम एग्जाम का जो पैटर्न है वो जो है वो चेंज हो गया। तो दैट वे वी कैन सी द डिफरेंस आल्सो। तो हम ये सोच के बैठे हुए थे कि पहले जो एग्जाम थे वो 10 या 15 एग्जाम होते हैं सीबीडी वाले, लेकिन जो ऑफलाइन एग्जाम है उसमें वी कैन सी कि उसमें 2 एग्जाम हुए पर डे। तो हमें ये लगा कि, मतलब मैं अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ, कि जो एग्जाम
जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सिंप्लीफाई होगा। लेकिन अगेन वी आर कमिंग टू द सेम सीन कि अब जो एग्जाम है वो सीबीटी होगा और उसमें चांसेस हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो मल्टीपल का मीनिंग ये है कि जो कंपटीशन है उसमें क्या होगा, इनहांसमेंट होगी। तो वी हैव टू सी द थिंग्स फ्रॉम दैट एंगल। तो इसमें आपकी जो प्रिपरेशन है वो क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी ऑन द हायर फुटिंग। तो ये मतलब दिस कैन बी टेकन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे अगस्त में अभी हमारे पास 2 महीना है, तो कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो अगस्त के एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, और कुछ लोग दिसंबर भी बहुत दूर नहीं है, क्योंकि 6 महीने में वो वाला अभी 2 पेपर्स होने हैं। इस 6 महीने में देखा जाए सर तो 2 पेपर्स होने हैं, एक अगस्त में और एक आपका दिसंबर वाला। दिसंबर में नहीं तो जनवरी में निश्चित रूप से होगा। तो ऐसे में प्रिपरेशन के लिए क्या माइंडसेट रखें? जो बुक है पियर्सन वाली, तो उसको कैसे पढ़ना है? मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इसको लेकर के सर, क्योंकि बच्चों की दुविधा रहती है डीआई में या इंडियन लॉजिक में, भारतीय दर्शन में। तो इस तरह के जटिल टॉपिक्स को कैसे करें और माइंडसेट क्या रहे कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो? इसमें ये है कि इनकेस के टॉक अबाउट कि जो एग्जाम है वो इवनिंग सेशन में कंडक्ट हुआ, तो इसमें जो इवनिंग एंड मॉर्निंग है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बट आई कुड फील कि जो इवनिंग वाला जो सेशन है उसमें जो एग्जाम कंडक्ट हुआ उसको मैंने स्पेशली खुद देखा हुआ है कि एग्जाम है वो उसका जो पैटर्न है वो कैसे है। इसमें ये है कि जो क्वेश्चन पहले आते थे, क्वेश्चन का पैटर्न तो वही है, सेम ही है, उसमें कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए कि पैटर्न इन लोगों ने सेम ही रखा हुआ है। कि जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग है तो उसमें क्वेश्चन आया था कि दैट वाज लिंक्ड विद द नॉन, कि जिसको मान के चल सकते हैं कि जैसे कन्वर्जन है या ओवर्जन है या कॉन्ट्रापोजिशन है, तो ऐसे फंडामेंटल्स हमें फिर से देखने पड़ेंगे। दैट वे वी कैन सी कि इसमें जो एग्जाम का पैटर्न है वो सेम ही है। तो इसमें जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है वो भी सेम ही था कि उसमें 3 या 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे और यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन एन इंडिपेंडेंट मैनर, वो भी आपने करके चलने हैं। और जो क्वेश्चन था डाटा इंटरप्रिटेशन का, उसका लेवल भी मॉडरेट था, इट वाज नॉट वेरी टफ आल्सो। तो वी कैन सी द थिंग्स फ्रॉम से दैट पर्सपेक्टिव। इसमें एक क्वेश्चन था दैट वाज लिंक्ड टू द मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स है उसकी कौन सी पुस्तक है, उसका शायद आंसर लीलावती था इन केस के आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वी कैन सी टू इट की जो एंशियंट जो पार्ट है उसके क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है कि जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें भी 2 या 3 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए थे। और जैसे कि सिलोजिज्म है उसमें कितनी टर्म्स होती हैं, एक एग्जैक्टली वो क्वेश्चन था कि हमें बताया कि सिलोजिज्म है जो इंडियन जो सिस्टम है उसमें 5 टर्म्स होती हैं। तो उसका एक एग्जांपल है, कंप्लीट एग्जांपल दैट इज आल्सो गिवन। तो एग्जाम का पैटर्न तो सेम ही है, तो हमें जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो सेम ही रखना है। बट ये हम मान के चल सकते हैं क्योंकि एग्जाम है वो क्या है कि उसमें मल्टीपल एग्जाम कंडक्ट होंगे, तो मल्टीपल का मीनिंग ये होता है कि उसमें जो टफनेस का लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। ये पर्सपेक्टिव हम मान के चलें कि वी डोंट हैव टू टेक द थिंग्स इन द सेम मैनर, कि जैसे एग्जाम पहले आया था ऑफलाइन वाला तो वैसे ही अब कुछ होने वाला है। एग्जाम थोड़ा टफ हो सकता है, उसके इजी होने के चांसेस नहीं है। तो हमारी जो प्रिपरेशन है इट शुड बी ऑन द सेम फुटिंग, कि उसको हमने मतलब अच्छे ढंग से प्रिपरेशन है वो करनी है। एंड इट शुड बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी। अगेन आई वुड लाइक टू से कि हमने ये देखना है कि जो उसको हम एक मॉक टेस्ट है वो मान के चले, तो उससे हमने जो लेसन है वो लर्न किए हैं, तो उनको हमने क्या है कि उसमें जो गैप्स होते हैं उनको हमने फिल करना है, कि इसमें कई जो लिमिटेशंस थी जिनको हम प्रॉपर नहीं कर पाए या क्वेश्चंस हम नहीं देख पाए, तो वी आर गोइंग फॉर एवरीथिंग। तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो दैट इज गोइंग टू मेक्स अ बिग डिफरेंस। अब जो पेपर 2 है उसमें भी लेवल जो पहले जैसा है वैसे ही था, कि इनके इसकी मैंने जैसे मैनेजमेंट का पेपर देखा है तो उसमें एग्जाम का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन के जो लेवल है वो सेम ही है। तो पेपर 2 में भी सेम ही अप्रोच होनी चाहिए। बट अगेन क्योंकि हम एग्जाम मोड में ऑलरेडी आ चुके हैं, कि जैसे हमने जून का एग्जाम दिया तो एग्जाम में मोड में हम ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अगस्त का एग्जाम है इट शुड बी डन इन द सेम मैनर। एक क्वेश्चन और है मुझे, कई लोग सर ये पूछते हैं कि जो पेपर 1 का कंटेंट है, जैसे हमारे 10 यूनिट्स हैं, तो क्या जो आपकी बुक है उसको पढ़ लेना क्या काफी है, या उसके अलावा और भी स्टूडेंट्स को कुछ पढ़, जैसे कोई आपकी बुक को कवर टू कवर पढ़ ले, पेज नंबर 1 टू पेज नंबर एंड, क्या वो नहीं एनफ है? एग्जैक्टली नहीं, इसमें जो क्वेश्चन है ना जो मैंने देखे हैं, जून का एग्जाम हुआ था ना उसमें जो क्वेश्चन है वो सेम ही थे।
उसमें कोई एब्सोल्युटली हमें डाउट होना ही नहीं चाहिए कि सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है, तो दे हैव टू बी अटेम्प्टेड। और जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत टफ होते हैं या स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो स्किप कर दें। जैसे मैथमेटिक्स को मैं कहना चाहूंगा, अभी रिजवाना मैम ये कह भी रही थी कि उससे कुछ पता नहीं लगता कि क्वेश्चन कैलेंडर से रहेगा, क्लॉक से रहेगा। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए सर, कि कौन से ऐसे मैथ्स के टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, नंबर वन। नंबर टू ये कि जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन है वो कभी बहुत इजी आता है, कभी बहुत टफ आ जाता है, तो वो भी मैक्सिमम एग्जैक्टली। स्टूडेंट। तो ऐसे में सर कैसे क्या स्ट्रेटजी रहे हमारी कि मैथ्स और डीआई के जो 10 क्वेश्चन है वो 10 में 10 हम कर पाए। इसमें बेसिक अप्रोच तो ये है कि जब भी आपने मैथमेटिक्स से स्टार्ट करना है तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है कि जैसे परसेंटेज है, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, या फिर जैसे एवरेजेस के क्वेश्चन आते हैं, ये तो हमने करने ही करने हैं। मतलब दीज थ्री कैन बी टेकन एज अ बेसिक टॉपिक्स। तो वी हैव टू डू से ईच एंड एवरीथिंग, उसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और उसमें हमने काफी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। इसका जो बेनिफिट है आपको उसमें, जो डाटा इंटरप्रिटेशन का यूनिट है उसमें आपको इसका बेनिफिट भी मिलने वाला है कि उसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं। तो लाइकवाइज यू कैन सी कि इसमें 7-8 क्वेश्चन है वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उनका एक स्कोप है वो बन जाता है दैट वे, आई कैन से। तो ये एस्पेक्ट है, ये अपने माइंड में रख के चलना है। और जो मैथमेटिक्स है वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, कि आपने कितनी उसकी प्रैक्टिस की है। उससे क्या होता है कि आपकी जो भी टॉपिक्स हैं उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, कि जैसे कि आपने कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन किया तो वो उसमें कि यू गेट से सक्सेस, कि यू हैव बीन एबल टू फाइंड द राइट आंसर, तो उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिससे आपके जो टॉपिक्स हैं उनकी एक जो कंसोलिडेशन है वो होती है। अगेन आई वुड लाइक टू से, तो ये एस्पेक्ट है, दिस शुड बी कंटिन्यू, मतलब अडॉप्टेड, कि मैथमेटिक्स के केस में। एंड आई वुड लाइक टू से कि जो मैथमेटिक्स है उसकी हमने प्रैक्टिस कब करनी है, तो ये हमें करनी चाहिए ड्यूरिंग द डे टाइम। मतलब आजकल लोग हैं उनकी हैबिट्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं, कि इसमें जो फ्रेश माइंड है वो आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि उस टाइप से हमने क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है। लाइकवाइज कि जब भी जितनी जल्दी आप इसको क्वेश्चन को कर पाओ तो उतना आपके लिए अच्छा है। वैसे कोई टाइम बाइंडिंग नहीं है, कुछ कुछ लोग हैं वो दे आर वर्किंग आल्सो, तो उनको शाम को टाइम मिल पाता है, तो दे मे हैव टू अडॉप्ट द, मतलब जब भी उनको टाइम मिलता है तो दे हैव टू डू द क्वेश्चन। बट कुछ लोग हैं कि वो दे आर ओरिएंटेड ओनली ऑन द एग्जाम्स, कि उन्होंने सिर्फ एग्जाम ही देना है। तो मेरा ये एक वैसे जनरल सी सजेशन है कि उसमें जो टाइमिंग का जो पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, तो उसका वो ध्यान रखें। और उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब मैथमेटिक्स अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो उस पर वी आर स्पेंडिंग से लॉट मच टाइम ऑन दोस थिंग्स ऑल। तो उसमें आपका जो टाइम फ्रेम है वो जैसे हाफ एन आवर है, 1 आवर है, तो इस टाइप का आपको रख के चलना चाहिए। लेकिन उसमें गैप्स में नहीं आने चाहिए कि मैथमेटिक्स आज तो आपने किया है उसके बाद 6-7 दिन का गैप आ गया, तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलता। कि इसकी जो कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस है, चाहे आप डेली कम प्रैक्टिस कर लो दैट इज ओके विद अस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको हम डेली कर रहे हैं, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको हम पोस्टपोन किए जा रहे हैं कि नहीं 3-4-6 दिन निकल गए फिर हमने मैथमेटिक्स किया, तो आपकी जो टेंशन है उतनी नहीं बन पाएगी। तो ये एस्पेक्ट है, ये अपने माइंड में रख के चलना है। इन केस की टॉक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग, मैं उसमें भी आ रहा हूँ कि जिसमें जो एंशियंट पार्ट है उसमें जैसे क्वेश्चंस हैं कि जो डिफरेंट बुक्स हैं, जैसे आर्यभट्ट है, वराह मिहिर है, और वाचस्पति, आई थिंक कि वो मिश्रा, ठीक है, लाइक सो वी कैन सी टू इट कि उसमें जितने भी लोग हैं उनकी कौन सी बुक्स हैं, कौन सी उनकी क्रिएशंस हैं, वो हमने करके चलनी है। उसमें जो टाइमिंग का एलिमेंट है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, कि कौन सी बुक है वो कब लिखी गई। तो उसमें आपको कम से कम 20-30 बुक्स है वो मिलने वाली हैं जो पॉपुलर होती हैं, तो उसकी जो सीक्वेंसिंग करना तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन उसका एस्पेक्ट क्या है कि उसका क्या बेनिफिट मिला सोसाइटी को, तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस। तो ऐसे एस्पेक्ट है ये हमने करके चलने हैं। जैसे इनकेस की टॉक अबाउट द बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म जो है उसमें जो यूनिवर्सिटीज हैं, तो यूनिवर्सिटी से लिंक्ड आपको क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं जिसमें मगिंग इन्वॉल्व है, तो ये भी आपने रेगुलर बेसिस पे करनी है दैट वे, कि ताकि इसकी जो इम्बाइबमेंट है वो प्रॉपर मतलब की जा सके। और इसमें आपका जो परसिस्टेंस है वो होनी चाहिए, कि डेली मान लो आप 5 या 6 आवर्स है वो स्टडी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि किसी दिन तो हमने 5-6 आवर्स क्या 10 आवर्स स्टडी कर ली, 15 आवर्स कर ली, लेकिन उसके बाद फिर 3-4 दिन का गैप आ गया। तो इसमें जो आपकी जो कंसिस्टेंसी है दैट इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो वो एंगल है वो आपने हमेशा ध्यान में रख के चलना है, सो दैट वी आर नॉट से लूजिंग साइट ऑफ द एग्जाम, कि एग्जाम है
ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगा कि इसकी अपने एक एक्सेसिव है वो टेंशन रख के चलनी है। तो मैंने कई स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं कि एग्जाम की वो एक्सेसिव टेंशन लेके चलते हैं कि उस दिन हमने एग्जाम देना है, एंड एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन कि जब एग्जाम देना है टेंशन पहले ही चल रही है, तो दे आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द एग्जाम इन ए वेरी प्रॉपर मैनर। तो ये एस्पेक्ट है कि जो इसमें कि टाइम मैनेजमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। उसमें जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसका भी अपने ध्यान में रखना है। तो इसमें आपकी जो स्टडी है वो क्या होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए कि हमने एक जो पर्टिकुलर जो फ्रेम बना रखा है माइंड में डेवलप किया हुआ है कि हमने 6 आवर्स 7 आवर्स स्टडी करनी है, तो वो जो पर्सपेक्टिव है ये आपने खुद ही डेवलप करना है लाइकवाइज कि आपके कौन से उसमें टाइमिंग्स हैं। तो ये जो अप्रोच है टिल द एग्जाम वो कंटिन्यूअस आपने रखनी है दैट वे। सर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मुझे तो आपका आशीर्वाद मिलता ही रहता है, बट मैं चाहता हूँ आप में से कई लोग नीचे मैसेज में क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो आप माइक को अनम्यूट करें, अपना नाम और आप कहाँ से हो ये दो चीज बता के आप सर से गुरुजी से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये दो चीज बता के प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए। गुरुजी एक आपका आपका जो सब्जेक्ट है इवन दिस कैन बी टोल्ड टू मी कि कौन सा सब्जेक्ट भी आपका बता सब्जेक्ट है, किस टाइप की आपको ट्रबल आ रही है, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, उसमें कोई ट्रबल नहीं है। माइक को एक एक करके जिनको क्वेश्चन पूछना है माइक को अनम्यूट करके प्लीज फील फ्री टू आस्क। वीडियो ऑन करना चाहते हैं वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, प्लीज पूछिए जी। कई लोग मैसेज टाइप करें जी। नमस्ते सर, मैं सत्येंद्र नमस्कार। आर्य जी, दिल्ली विश्वविद्यालय से सुधार्थी ओके हूँ। और ओके मेरा सवाल है सर, वेस्टर्न लॉजिक में कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है कि समझ में नहीं आ पाता है कि ये किसका होगा। कन्फ्यूजन, 2-3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है, तो उस सब को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। बाकी सब चीजें पकड़ में आ जाती है, वहां पर समस्या आती है क्योंकि उसमें स्कोप होता है क्रिएटिविटी का। इंडियन लॉजिक में क्रिएटिविटी नहीं है, वहां पर क्रिएटिविटी है, तो उसको हम कैसे पकड़ पाए, कंफ्यूजन कम हो हमें। इसमें ये है कि जब भी आपने लॉजिक के क्वेश्चन करने हैं ना, तो उससे पहले ये है कि आपके जो माइंड है उसकी जो एक्टिवेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मान लो जो क्वेश्चन है उसको हमने अटेम्प्ट करना है, मान लो एक ओवर्जन का मेथड होता है, ओवर्जन का जिसको हम डिडक्शन भी कहते हैं, कि उस मेथड से हमने क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। दिस कैन बी डन थ्रू द कन्वर्जन आल्सो, या उसमें कॉन्ट्रापोजिशन है उसको यूज होना है। आई एम टेकिंग से वन एग्जांपल ओनली। तो मान लो आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस हैं जिससे आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब जो लोग हैं जो क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करने होते हैं ना, दे गेट कंफ्यूज्ड। उसके वो क्या करते हैं कि वो वेन डायग्राम है वो बनाना शुरू कर देते हैं कि हम चक्कर पे चक्कर बनाए जा रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू थिंग्स। कि हमने एक डॉग है, मान लो आई एम टेकिंग से सिंपल एग्जांपल कि एक डॉग है, तो नॉन डॉग है उसको हमने लिख दिया साइड पे बाहर कि ये नॉन डॉग की कैटेगरी है, ये डॉग की कैटेगरी है। तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो लाइकवाइज कि इसके जो डिफरेंट रूल्स हैं वो आपने याद करने हैं अगेन। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं कि हमने इन्फ्रेंस है उसको फाइंड करना है कि ये 2 टाइप की होती है। एक तो है इमीडिएट, मैं हिंदी शायद मेरे को याद करनी पड़ेगी अगेन से, हिंदी थोड़ी सी टिपिकल होती है। एक होती है इमीडिएट इन्फ्रेंस, एक होती है मीडिएट होती है। तो इमीडिएट के अंडर कौन से आते हैं, मैं लॉजिकल का एग्जांपल ही दे रहा हूं आपको कि जो इमीडिएट इन्फ्रेंस है उसके अंडर हम कौन सा एग्जांपल लेके चलते हैं। एक तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है उसके जो टिप्स होती हैं तो वो बुक में हमने दी हुई हैं दैट वे। तो उससे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि इसकी आपने एक तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, फिर आपने उसकी जो मगिंग है वो करनी है कि जो टेक्निक्स हैं जो शॉर्टकट्स हमें मिले हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपने सिर्फ जो उसके शॉर्टकट्स हैं वो तो आपने अडॉप्ट कर लिए, लेकिन आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जो पहले दिए है तो उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है। तो इन द एग्जाम व्हाट विल हैपन कि आप जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपर्ली इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे कि उसमें क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया। तो ये एस्पेक्ट है, ये आपने अडॉप्ट करना है। सेकंड जो होता है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया है कि कन्वर्जन है, ओवर्जन है, कॉन्ट्रापोजिशन है, तो इनको हम इंडक्शंस कहते हैं, तो इनको भी हमने करके चलना है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि उसकी जो प्रैक्टिस है अगेन से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एस्पेक्ट है, ये आपने करके चलना है। जो मीडिएट इन्फ्लुएंस होती है उसमें 3 या 4 स्टेप्स होते हैं अगेन, कि वो सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आपने इमीडिएट कर लिया तो यू कैन कम टू द मीडिएट इन्फ्लुएंस है उसको आपने करना है। ऐसे ही लॉजिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चन आ सकते हैं these can be linked with the language also। अब जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो हमें लगता है कि सब्जेक्टिव टाइप है, उनकी जो टेम्पटेशन है दिस कैन बी अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो उसकी जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस भी आपने करके चलनी है। तो ये टॉपिक इतना टफ नहीं होता,
लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हम पेज पलटते हैं बुक्स के, तो उसके जो डायग्राम है वो देख के हम डर जाते हैं कि इसमें ये वाली टेबल बनी हुई है या इसमें इस टाइप का डायग्राम है, तो वी गेट अफ्रेड। तो इसमें अपने अफ्रेड नहीं होना, तो सेम जो टॉपिक्स हैं उनको अपने 3 या 4 बार करना है। कि फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको बिल्कुल समझ में ना आए, सेकंड टाइम में क्या होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस है वो बन जाता है, थर्ड टाइम यू आर एबल टू अटेम्प्ट से ऑल द क्वेश्चंस। तो लाइकवाइज इसमें जो प्रैक्टिस का एलिमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इसमें आपको जो मल्टीपल स्टडी है वो आपको करनी ही पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे कि AEIO। तो उसमें भी आपने देखना है कि इसका क्या मीनिंग होता है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन है, इनमें से भी पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसकी आप प्रैक्टिस करो तो यू कैन से डू से एनी नंबर ऑफ द क्वेश्चन, उसमें मतलब आई फील कि वी कैन डू। तो ये एस्पेक्ट है, ये आप माइंड में रख के चलो। और जो हिंदी है, हिंदी में क्या होता है कि इन केस की आई टेक द एग्जांपल ऑफ द फेलेसिस। तो फेलेसिस में क्या होता है कि बेसिकली क्या है कि वो वेस्टर्न लॉजिक है। तो उसमें क्या है कि एग्जाम में वो आपको एक एग्जांपल दे देते हैं कि ये इसका एग्जांपल है, इसके बेसिस पे आपने क्या करना है कि जो फेलेसी है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल होते हैं कि जो हमने बुक्स में दे रखे हैं वो 25 या 30 हैं टोटल जो नंबर ऑफ फेलेसीज हैं, लेकिन हिंदी में वही सिस्टम क्या है वो काफ़ी इजी है। उसमें क्या होता है कि जो जिसको हम हेतवा भाषा कहते हैं वो 5 होती हैं। तो हिंदी में क्या है कि उनको जो मटेरियल है उसको अटेम्प्ट करना इट्स क्वाइट इजी, अगेन उसमें कोई टफ नहीं होता। उसकी आपने थोड़ी मगिंग करनी होती है कि इसमें जो हिंदी टर्म्स हैं, तो हमने अपनी बुक है उसमें जो हिंदी टर्म्स हैं दे हैव बीन गिवन टू यू। तो एक जो ऐसा जो पर्सपेक्टिव है वो अपने अडॉप्ट करके चलना है सो दैट यू आर एबल टू अटेम्प्ट से ऑल द क्वेश्चंस। ये टॉपिक इतने टफ नहीं होते लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। एंड व्हाट आई फील कि एग्जाम में सबसे जो टफ टॉपिक है वो लॉजिकल रीजनिंग को मान के चलते हैं। तो इसमें आपने ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 घंटे लॉजिकल रीजनिंग करते गए, उससे भी आपका पर्पस सर्व नहीं होगा। कि जैसे मैथमेटिक्स है उसको उसके जो क्वेश्चन है वो हम अटेम्प्ट करते हैं, इन द सेम मैनर वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। कि उसमें मतलब एक्सेसिव स्टडी का हमें बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन जितना भी आपने स्टडी किया हुआ है, मान लो 1 आवर है, आई एम टेकिंग से सिंपल एग्जांपल कि 1 आवर आपने उसकी स्टडी की है, लेकिन जितना भी आपने उसको स्टडी किया हुआ है ना, उसकी जो टोटल अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दैट वे वी कैन फॉलो एवरीथिंग। जी बहुत आभार सर। सर उसमें AEIO प्रोपोजिशन जो है वो सब ठीक रहता है, जहाँ पे एक परिस्थिति बनती है यू प्रोपोजिशन की जहाँ पर रिलेशन नहीं होता है, कंफ्यूजन वहां पर हो रहा था, लेकिन अब जैसा कि आपने समझाया उस तरह से फैलेसी के माध्यम से भी अब वो समझ में आ जाएगा। नहीं, एग्जैक्टली यू कैन डू दिस क्वेश्चंस। किन्हीं और का जी, मुझे किन्हीं और का कोई क्वेश्चन है प्लीज माइक अनम्यूट करके अपना नाम, आप कहाँ से हैं, आपका सब्जेक्ट और प्लीज क्वेश्चन पूछिए। या मुन्नी मैम प्लीज। प्रणाम सर। हाँ जी नमस्कार। सर मुझे जैसे DI सर सॉल्व नहीं होता है और हायर एजुकेशन में सर प्रॉब्लम आते रहते हैं, इसको सर कैसे क्या करे। मैं हिंदी से हूँ सर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का छात्र हूँ, PG पास आउट हूँ सर, और PhD के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ सर। ओके, तो बेसिकली आपकी कौन सी स्टेट है? स्टेट बिहार है सर। अच्छा ओके, ठीक बिहार है। है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से PG पास आउट हूँ और PhD के लिए अभी तैयारी कर रहा हूँ, नेट JRF वगैरह की। इसमें मुझे DI सॉल्व नहीं होता है, ठीक है सर, और हायर एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आता है। इसमें जो DI का टॉपिक है ना, DI का जो टॉपिक है ना, इसमें मैंने आपको अभी सजेस्ट किया है कि एक तो इसमें जो प्रतिशत है, परसेंटेज जिसको हम कहते हैं, तो वो क्वेश्चन आपने सबसे पहले करने हैं। जिसको हम कहते हैं कि समानुपात है, जिसको कहते हैं रेशियो, तो ऐसे जो क्वेश्चन है ये पहले सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करने हैं। पहले चाहे आप रेशियो कर लो फिर परसेंटेज कर लेना या वैसा वर्सा, उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। कि जैसे आपका कंफर्ट लेवल हो तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। कि पहले आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उसके क्वेश्चन किए, उससे आपका कोई कॉन्फिडेंस बन गया, तो देन यू कैन मूव टू द परसेंटेज क्वेश्चन। थर्ड इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है एवरेजेस का, कि जिसमें आपने समेशन की डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली ये 3 टॉपिक है, ये आपने सबसे पहले करने हैं। और इसमें डेफिनेटली अगर आपने ये 3 टॉपिक अच्छी टाइप से किए हुए हैं तो DI है वो इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, उसमें आपको ट्रबल नहीं आने वाली। लेकिन इसमें एट द सेम टाइम क्या है कि इसमें आपकी जो प्रैक्टिस है कि हम क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लेते हैं बट वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, कि उसमें हमें जो समय है बहुत सारा लग रहा है,
तो उस टाइप की ट्रबल आती है। तो इसकी जो अपने प्रैक्टिस है वो अपने करनी है, और उस पे जो सिंपल एस्पेक्ट है वो आप करके चलो दैट वे, कि आपने टफ क्वेश्चन नहीं करने। टफ से हमें ये लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन हमसे हुआ नहीं, तो हम सोचते हैं कि यार छोड़ो फिर हम कल करेंगे, तो वो कल फिर आपको पता ही है कि अगेन ट्रबल तो आपकी वहीं रहेगी ना। तो दैट वे ये एस्पेक्ट है, ये अपने माइंड में रख के चलना है कि पहले आप इसमें मैथमेटिक्स करो, उसके ये 3 टॉपिक्स है वो आप कर लो, उसके बाद जो परसेंटेज के सॉरी डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन है उसके बाद आप अटेम्प्ट करो। तो इनकेस क्या टॉक अबाउट की जैसे आप कहते हैं कि जो हायर एजुकेशन है उसमें आपको ट्रबल आती है, तो हायर एजुकेशन का टॉपिक है वो मगिंग वाला ही है, उसमें कोई ये नहीं हम कह सकते कि इनकेस की आई टॉक अबाउट कि एंशिएंट सिस्टम है, तो एंशिएंट सिस्टम में सबसे पहले हम देते हैं कि वैदिक टाइम्स क्या होता है, देन वी कम टू कि वैदिक के बाद क्या आता है कि बुद्धिज्म आ गया, सॉरी जैनिज्म पहले आता है फिर बुद्धिज्म आ गया। तो इस टाइप से आपने एक पैटर्न है स्टडी का वो आपने मेंटेन करके चलना है। तो ये एस्पेक्ट आ गया। उसके बाद क्या है कि उसमें जो जो सिस्टम होते हैं विहारा सिस्टम है जिसको हम यूनिवर्सिटीज कहते हैं, उनकी भी आपने एक मगिंग करनी है लाइकवाइज, तो उसमें भी मतलब ये टॉपिक ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जो मैंने एग्जाम का पैटर्न देखा है उसमें क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि जैसे कि कॉलेजेस हैं वो किसने स्टैब्लिश किए, तो उनकी जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन है वो आते हैं, तो उसका भी आपने स्पेशल ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो इसका एक सेशन में अलग से भी कंडक्ट कर सकता हूँ कि जो मैचिंग है वो हम कैसे करें, वी कैन कंडक्ट दैट सेशन आफ्टर 5-6 डेज। तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन है वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं। मैं तो ये आपको बोलूंगा कि जैसे उसमें 4 मैचिंग्स होते हैं ABCD, अगर आपको उसमें से 2 भी आती है ना, स्टिल यू आर एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि 100% हम करने बैठे हैं, तो देयर वर थाउजेंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो वो हम कर भी नहीं पाते प्रैक्टिकली। तो उसमें हमने ये देखना है कि मैचिंग में इनकेस की वी आर एबल टू डू सेट 2 क्वेश्चंस, कि एक तो आपका श्योरिटी से हो ही जाता है, सेकंड आपने फिर से देखा कि इसमें किसकी मैचिंग बनती है, तो यू कैन डू से दोस क्वेश्चंस, एक ये एस्पेक्ट है। फिर जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है UGC है उसके कौन से फंक्शंस होते हैं, जैसे NIRF है तो उसकी जो रैंकिंग वैंकिंग है वो भी हमने उस पर रट्टा ही लगाना है बेसिकली। तो उसका एक तो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। सेकंड क्या है कि यू हैव टू डू द वर्किंग, कि फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा, लाइकवाइज। तो ये आइडियाज आपने डेवलप करना है। ये मतलब टॉपिक काफी इजी है, आपको ट्रबल आनी चाहिए उसमें। जो 9th यूनिट है कि इन्वायरमेंट का टॉपिक है उसमें लाइक कि यू हैव टू डेवलप ऑल द अंडरस्टैंडिंग। तो इस बार जो बुक आई है तो उसमें हमने इसको काफी सिस्टमाइज किया हुआ है कि फर्स्ट आपने क्या अटेम्प्ट करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या अटेम्प्ट करना है, लाइकवाइज। तो वो हमने ट्राई की है। ऐसे ही जो ICT का टॉपिक है अगेन से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, तो उसमें भी जैसे मेमोरी है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सेकंड है कि जैसे कंप्यूटर सिस्टम है या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं तो उन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी बेसिकली क्या है कि इसमें वो एलिमेंट है इन्वॉल्व है कि स्टडी है वो स्टैटिक होती है, लेकिन हमने हर एस्पेक्ट को 3 या 4 बार करना है सो दैट वी आर एबल टू डू से ईच एंड एवरीथिंग। इन्हीं और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपना ठीक है, नाम धन्यवाद बता सर। के सब्जेक्ट बता के प्लीज पूछिए। धन्यवाद। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर रोशनी सिंह पटेल MP से। सर मेरा क्वेश्चन, सर आपने एक किताब लिखा सर KVS मैदान। सर ये बुक तो जैसे सबने बताते कि सर बहुत इम्पोर्टेंट है UGC नेट के लिए, पेपर 1 के लिए। तो सर जैसे शॉर्ट पीरियड टाइम है, जैसे कि अभी अगस्त में अपना एग्जाम है नेट का, तो सर इस बुक को सर कैसे शॉर्ट पीरियड में और कुछ ऐसे ट्रिक्स से हम पढ़ेंगे ताकि सर हम अपने पेपर फर्स्ट को हम 100% दे सकें और हम नेट भी क्वालिफाई कर पाए सर। इसमें ऐसा होता है कि एज एन ऑथर अगर मैं बोलूं, अगेन आई वुड लाइक टू से कि इसमें जो क्वेश्चन मतलब जो आपको एग्जाम होना है कंडक्ट पेपर 1 का, वो 10 या 50 टाइम्स जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। जैसे इन लोगों ने जो डेट्स दी हुई है अगस्त एंड सितंबर की, उसमें जो एग्जाम है आई फील कि उसमें 10 या 15 टाइम्स है वो एग्जाम है, सेम एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। तो जब भी हम बुक लिखने बैठते हैं तो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो एग्जाम ये 15 टाइम्स कंडक्ट होना है। तो हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि इसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको हम इन्वॉल्व कर लें। मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ कि हमें जो जिस टाइप की ट्रबल फेस करनी पड़ती है ना, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है कि दिस बिकम्स अ चैलेंज। तो इसलिए आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि इसके जो शॉर्टकट्स हैं क्या हो सकते हैं। तो शॉर्टकट ऐसे सजेस्ट करना तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि मान लो आपको जो क्वेश्चन आया है सपोज की टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो उसमें क्वेश्चन
कोई भी टॉपिक आप उठा सकते हो। तो उसमें कोई, जैसे आई टेक द एग्जांपल की डिस्कशन पे आपका कोई क्वेश्चन आ गया, अब जो सेकंड जो मतलब एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का पूछेंगे वो, तो लाइकवाइज तो इसमें जो मल्टीपल मतलब क्वेश्चन है वो आ जाते हैं कि जैसे 15 टाइम्स एग्जाम कंडक्ट हुआ, हर एग्जाम में दे आर गोइंग टू आस्क यू से 5 क्वेश्चंस, तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कितने बन गए 75। तो एज एन ऑथर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें 75 क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। तो ऐसा जो शॉर्टकट सजेस्ट करना है, तो ये टीचर के लिए तो मतलब ऑथर के लिए तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उसकी एक थोरो स्टडी है वो कर लो, तो वो उससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग कि ये टॉपिक तो मैंने कर लिया लेकिन नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं छोड़ देती है, तो वो आपकी विम्स एंड फेंसेस में आ जाता है। तो उसमें क्या है कि रिस्क फैक्टर है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो मेरी ये सजेशन है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं टॉपिक्स हैं गिवन है, तो उनको आपने अटेम्प्ट करना है। और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो मिक्स होता है 3 या 4 क्वेश्चंस का, तो इसमें हम इस टाइप से सेग्रीगेशन नहीं कर सकते कि ये हमने किया ये छोड़ दिया लाइकवाइज। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए नहीं है, और उसमें आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि यू हैव टू गो फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो एक जनरल से मैं आपको सजेशन है वो दे रहा हूँ। जी सर। सर आप जैसे मैथमेटिक्स है उसकी अपने प्रैक्टिस ही करनी है। अगेन आई वुड लाइक टू से कि जो मैथमेटिक्स है उसकी अपनी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगेन आई वुड लाइक टू से कि जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी किस पे डिपेंड करते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, तभी आपको एक एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा। तो उसमें भी शॉर्टकट की पॉसिबिलिटी नहीं है। इन केस की आई टेक द एग्जांपल ऑफ द एनवायरनमेंट का टॉपिक है, उसमें भी आपको बताया कि भैया जो ऑथर है उसने तो बुक लिखी है 70 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। मतलब जो यूपीएससी का एग्जाम होता है ना, यूपीएससी के एग्जाम में कितने आते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं। आई वुड लाइक टू से कि 15, 18, 20, 7, 8 भी आ सकते हैं, डिपेंड्स। तो हम मान के चलते हैं कि 15 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें बुक्स है वो होती हैं बहुत बड़ी बड़ी यूपीएससी के एग्जाम में कि उसमें बच्चे 2 साल लगे रहते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आने हैं वो 70 आने हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के टॉपिक में ही है। तो वो फिर आपको सभी टॉपिक्स है वो करके चलने हैं। ये नहीं है कि इस बार तो मैंने ये टॉपिक किया नेक्स्ट टाइम कि आई विल डू से ऑल द, तो आपका टाइम तो वेस्ट हो ही गया ना, ठीक है। तो इसमें बेटर ये है कि आप 10, 15, 20% मटेरियल है वो एक्स्ट्रा कर लो, बट यू शुड फील से कॉन्फिडेंट इन द एग्जाम। तो वो आपके लिए जो अप्रोच है वो बेटर है। जी सर। इसके अलावा कुछ आप पूछना चाहते हो? थैंक यू सर। ओके, मोस्ट नहीं, वेलकम। और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपना नाम बताकर सब्जेक्ट बताकर प्लीज पूछिए। If anybody wants to ask any question, please feel free to ask. Yeah. Good evening, sir. Myself Priya गुड Mishra. इवनिंग। I'm from Devgarh, Jharkhand. Sir, my Okay. question is, in such a crucial time, should we focus more on PYQs or the content? इसमें जो आपकी अप्रोच है वो साइमल्टेनियस होनी चाहिए कि सपोज कि आपने एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है, वो उसको आपने अटेम्प्ट किया। मान लो कि टीचिंग है, उसमें जो मेथड्स आते हैं, मान लो टीचिंग मेथड्स हैं उसमें अपने मतलब यू हैव अटेम्प्टेड, ठीक है। तो जब आप वो टॉपिक कर चुके हो तो उसके बाद साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए कि उसके जो क्वेश्चन है वो हम अटेम्प्ट करें। इंस्टेड की हम ये सोचे कि पूरा चैप्टर पहले कंप्लीट करना है फिर उसके हम पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वो आपके लिए बड़ा मोनोटोन। उसको पहले जो क्वेश्चन आ जाएंगे तब तक आप भूल चुके होंगे कि उसमें जो स्टडी पार्ट था वो क्या था। तो इसमें क्या है, जो अप्रोच आपने अडॉप्ट करनी है वो साइमल्टेनियस होनी चाहिए। तो दैट इज माय सजेशन। और हमने क्या किया हुआ है कि जो बुक है कि उसमें जो टॉपिक्स हैं उसके साथ साइमल्टेनियस क्वेश्चन है दे हैव बीन गिवन, कि मान लो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो उसके साथ साथ हमने 5, 6, 7 क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उनका इंटरेस्ट है वो बना रहता है। इन केस की दे वांट टू गो फॉर द बिगर शो, तो उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है विच आर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक, मतलब सॉरी यू, तो देन यू कैन शिफ्ट टू दोस टॉपिक्स। वो आपके अप्रोच पर डिपेंड करता है कि मान लो टीचिंग मेथड है उसके आपने पहले 5, 7 क्वेश्चन किए, देन यू कैन मूव टू द प्रैक्टिस टेस्ट कि उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं मेथड्स के वो आपने कर लिए, तो यू कैन डू एवरीथिंग, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइमल्टेनियस आपने करना है, उसमें पेंडेंसी नहीं रखनी कि भाई हम मतलब पहले ये किया फिर टाइम आ गया गैप, तो उससे आपके जो टाइम है वो जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो यू हैव टू मेक से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइमिंग। यू हैव टू Okay, मेक से thank you, sir. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइमिंग, कि आपका जो टाइम है उसका अपने जो सबसे अच्छा पार्ट है उसको आपने कैसे यूज करना है, दैट इट इज इम्पोर्टेंट।
कि स्टडी मान लो, मैं जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल कि स्टडी तो आपने भी 1 आवर की है, मैंने भी की हुई है, लेकिन स्टडी में ये होता है कि आपका वैल्यू एडिशन क्या हुआ, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, कि उसमें आपने जो कंसेप्ट है उसमें आपने ग्रास्पिंग है वो कितनी की। हम ये तो कह देते हैं कि 8 आवर्स पढ़ लो, लेकिन 8 आवर्स है वो कितने प्रोडक्टिव है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी खुद की मोटिवेशन कितनी है उसमें। सर प्रिया इसके मिश्रा अलावा जी का कुछ और? इस बार, प्रिया मिश्रा जी को आप जानते होंगे, ये हमारी बड़ी पुरानी स्टूडेंट है। लास्ट टाइम 2 ओके, मार्क्स से इनका नेट रह गया, मतलब एक क्वेश्चन से इनका अच्छा, नेट रह गया था। और इस बार तो इनका खैर हो ही जाता, बट एग्जाम मतलब पेपर लीक हो गया अनफॉर्चुनेटली। हाँ बड़ी अच्छी एग्जैक्टली, स्टूडेंट है। दैट वाज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन उसको हम मतलब एक स्टोरी नहीं बना सकते ना इफ्स एंड बट्स वाली। अब जो गवर्नमेंट है, आई फील कि दे शुड टेक केयर ऑफ दीज एस्पेक्ट्स इन द फ्यूचर। एनीबडी एल्स गाइस, किसी और को कुछ पूछना है प्लीज आप पूछ सकते हैं, कई लोगों ने हैंड रेज किया है। प्रणाम सर। प्रणाम हाँ सर, हम जी, आनंद बोल रहे हैं नमस्कार। सर BSU से सर। सर हम आर्कियोलॉजी से नेट देते हैं सर। सर फर्स्ट पेपर में कितना भी पढ़ते हैं 20 क्वेश्चन से ज्यादा कभी आया ही नहीं सर। और अभी 2-3 महीने से राहुल सर से कोचिंग ले रहा हूँ, इस बार सर अच्छा होने की उम्मीद। और सर पढ़ने का भी फर्स्ट पेपर मन नहीं करता, तो उसके लिए क्या उपाय है सर कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके? सर आपका बुक तो पढ़ते लेकिन मैथ DI ये सब पढ़ने का मन नहीं करता, और सब्जेक्ट सर हमेशा अच्छा होता है सर। ये क्वेश्चन, ये तो आपने कैसे एक मतलब सर? जो आपने ट्रबल बताई है ना, जी सर। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। आप पहले ही कह रहे हो कि मन नहीं करता, मन तो अल्टीमेटली आपको ही लगाना है अगेन। और जिस टाइप से हमने बुक लिखी हुई है, तो उसमें ये नहीं है कि हम कह सकते हैं कि ये जो बुक है वो UGC नेट के एग्जाम के लिए है, कि फ्यूचर में अपना मान लो रिसर्च करनी है। सपोज आप रिसर्च अभी क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? अभी सर अभी PG जस्ट कंप्लीट हुआ है सर, अभी 2024 अच्छा, आपकी में। PG भी कंप्लीट हुआ है, नाउ यू मे हैव टू गो फॉर द रिसर्च। जी मान लो सर। आपने कोई PhD का एग्जाम दिया सपोज, जी सर। तो उसमें लाइक कि एग्जाम में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन है उसमें रिसर्च के, मान लो जितने भी क्वेश्चन आते हैं दे कैन आस्क यू एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो भी उनका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग है। तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है कि जब आपने ये वाली बुक पढ़ी हो। तो इसमें मैं एग्जांपल ये ले सकता हूँ कि कई लोग ऐसे भी हैं कि जो इस बुक से पढ़ते हैं एंड दे आर एबल टू से क्लियर द IIM एग्जाम। मतलब ये देखो कि वैल्यू एडिशन कितना होता है। तो मन तो अल्टीमेटली आपको लगाना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब जैसे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स है वो आपके 7th-8th लेवल का आता है, इससे बियॉन्ड आता ही नहीं है। मैं बोलूँगी वो 9th या 10th लेवल का आता है, वो भी नहीं आता। वो सिर्फ 7th या 8th लेवल का, मैं मैक्सिमम बोल लूँ इस लेवल तक का एग्जाम आता है। तो आपने बेसिकली क्या है कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो उस क्वेश्चंस को आपने फिर से करना है। ये तो बात है वो करने से ही बनती है, उसमें ये नहीं है कि हमने पेंडिंग रखा उसको। तो पेंडेंसी शुड नॉट बी टेंडेंसी। तो इसमें आपकी अप्रोच है वो साइमल्टेनियस होनी चाहिए, उसमें आपकी मोटिवेशन भी तभी बन पाएगी। सर प्रणाम सर। एनीबडी एल्स प्लीज आप पूछिए, हैंड रेज कर रहे हैं कई लोग। किन्हीं और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। मुन्नी मैम, रिया मैम, कई लोगों ने हैंड रेज किया है। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम सर, मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया का छात्र हूँ। और मुझे जो समस्या आती है कि जो पैसेज होती है, पैसेज की जो क्वेश्चंस आती हैं, 2-2 3-3 पैसेज दिया जाता है, तो उसमें जो है हैंडलिंग किया जाए, पैसेज को रीडिंग करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उसमें से थोड़ा सा डाउट होता है कि जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पढ़ने के बाद भी 1-2 बार समझ नहीं आता है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज। जी सर, कभी-कभी रेगुलर तो नहीं पढ़ पाता हूँ। अच्छा, आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसमें आपने एक तो देखा है कि उसमें गली मोहल्ले वाली स्टोरी आ जाती है, दिस कैन हैपन, ठीक है, Yes, yes. सामने आ गई तो उसको हम पढ़ भी लेते हैं। उसमें ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि उसका जो एडिटोरियल्स होते हैं ना, वो आपने पढ़ने हैं डेली 2-3 10-15 मिनट्स आपने उस पर स्पेंड करने हैं। और उसमें ये होता है कि आपका एक पर्सपेक्टिव है वो एग्जाम के लिए डेवलप हो जाता है। मान लो इन्वायरमेंट है, उसके अपने टॉपिक्स हैं वो स्टडी किए हुए हैं, या मान लो कोई इशू बन रहा है, मान लो इकोनॉमी से लिंक्ड है, उसको टॉपिक्स को आपने ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब भी एग्जाम में मान लो इकोनॉमी का टॉपिक आता है, उसमें लिंक कोई पैसेज आ गया, तो उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी आपका एक पर्सपेक्टिव है वो डेवलप हो चुका है। मान लो वो एग्जाम का जो पैसेज है वो मान लो हो सकता है थोड़ा डिफरेंट भी हो,
लेकिन आपकी एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो ही चुकी है ना कि इकोनॉमी है तो उसके जो टॉपिक्स हैं उनको अपने अटेम्प्ट करना है। द सेम थिंग विल हैपन विद द केस ऑफ द इन्वायरमेंट आल्सो, कि इन्वायरमेंट है उसमें क्लाइमेट चेंज होती है, उसमें कार्बन का क्या रोल होता है, तो वो आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। बल्कि वो तो अपना 9th यूनिट है, उसमें भी वी हैव गिवन से सो मेनी थिंग्स। तो बहुत सारी चीजें तभी आपकी होती हैं कि जब आप ये सोच के चलोगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि यू आर वर्किंग फॉर योर ओन पर्सनैलिटी, जिसको हम कहते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो वर्सेटाइल होनी चाहिए, कि उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उनकी सबकी आपको नॉलेज थोड़ी थोड़ी तो रहती है एटलीस्ट। तो ये एस्पेक्ट है, वो हमें कहाँ से मिलती है कि हम उसमें अपना, जिसको हम कहते हैं कि न्यूज़पेपर है उसको हम डेली पढ़ें, या जो मैगजीन्स आती हैं उनको हम देखें, तो उसका उसमें क्या होता है कि आपका एक मल्टीपल जो पर्सपेक्टिव है वो डेवलप हो जाता है। तो दैट वे यू कैन अटेम्प्ट से पैसेज क्वेश्चंस। तो ये मेरी एक जनरल सी सजेशन है। जबकि हम बुक में भी इतना नहीं कर पाते। बुक में भी मैंने एग्जांपल लिया हुआ है ना कि एक जो टॉपिक है दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम, मान लो कि नीम है उसके एस्पेक्ट में ले लिया, ठीक है, कि उसमें क्या उसके बेनिफिट होते हैं या नहीं होते। लाइकवाइज सेकंड, जैसे कोई हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उस पर टॉपिक ले लिया, एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो मैंने अपनी बुक में ट्राई की हुई है कि आई ट्राई टू टेक से टॉपिक्स फ्रॉम द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ताकि आपका एक जो आपकी जो वर्सेटिलिटी है ना वो डेवलप हो पाए। तो इसको अपने यूजफुल मान के चलना है। इससे आपकी खुद की पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है कि कोई डिस्कशन चल रही है, यू आर एबल टू पार्टिसिपेट दैट वे। तो आपको उसको उसको उस एंगल से लेके चलो। थैंक यू सर। मुझे लगता है सर कि आपने सारे ही जो हमारे सब्जेक्ट थे, जो हमारे इश्यूज थे, उन सभी पे ही आपने प्रकाश डाला है, इम्फेसाइज किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा विषय है जो आपने छोड़ा है, और आपकी जो बुक है वो वाकई में लाजवाब है, और कई सारे लोगों को उस बुक ने मदद करी है जेआरएफ पाने में, प्रोफेसर बनने में। तो जो आपकी बुक है सर वो एक आशा की किरण भी है, वो सिर्फ एक पुस्तक मात्र नहीं है, वो एक आशा की किरण भी है। और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, मैं प्रणाम करता हूं, और आशा करता हूं कि जिस प्रकार से आपकी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर और पूरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सर शुरू से ही रही है, आपकी प्रेरणा से ही ये क्लास चलती है, आपके इंस्पिरेशन और आपके ब्लेसिंग्स के वजह से ही ये पेपर 1 का क्लास मैं पिछले 5 साल से चला पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आगे भी सर एक पिता के नाते, एक गार्जियन के नाते आपका ये आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे, और जब भी हमें आपकी जरूरत पड़ेगी सर तो आप अपने ब्लेसिंग्स के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। डेफिनेटली वी कैन एंगेज एनी टाइम। उसमें बच्चे हैं, मान लो दे वांट टू डिस्कस ऑन द रिसर्च एप्टीट्यूड है, या दे वांट टू डिस्कस ऑन द एनवायरनमेंट है, या कोई भी टॉपिक है, तो वी कैन कंडक्ट सेशंस। उसमें ये होता है कि 1-to-1 पार्टिसिपेशन होती है। उसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट है दे कैन कम टू दोस पर्टिकुलर क्वेरीज, जो उनकी क्वेरीज होती हैं इनको दे आर कमिंग विद द क्वेश्चंस, तो वी कैन हैंडल द थिंग्स इन अ बेटर मैनर। उससे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलती है कि ठीक है कि ये टॉपिक हमने किया हुआ है, तो लाइकवाइज। तो और आपके जो एफर्ट है वो हमेशा वंडरफुल होते हैं। तो दैट वे आई लाइक कि आपकी जो क्लास है उसमें पार्टिसिपेशन करना, उस पर हमें भी सीखने के लिए मिलता है कि जो बच्चे हैं उनको किस टाइप की ट्रबल्स आ रही हैं लाइकवाइज। तो दैट वे इट कैन बी टेकन एज ए कलेक्टिव जर्नी। थैंक यू सो मच सर, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार सर। प्रणाम, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। ओके मैम सर। तो गाइज हमारे साथ केवीएस मदान सर, जो पेपर 1 का जो बुक हम और आप सभी लोग पढ़ते हैं, इवन मैं भी फॉलो करता हूँ उस बुक को। जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो सर के कंटेंट को देखना और उसको एक मॉडल मान के पढ़ाना, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन कंटेंट है। ये मतलब जितने भी लोग जेआरएफ करते हैं तो ये बात करते हैं। तो ये चीज है, अभी सर हमारे साथ थे और कई तरह की बातें सर ने हमें बताई, कई तरह के ट्रिक्स बताए, कई तरह के टेक्निक्स बताए, ऐसी विधियां बताई, मेथड्स बताया जिसको फॉलो करके हम जेआरएफ कर सकते हैं, नेट कर सकते हैं, पीएचडी स्कॉलर बन सकते हैं। तो जो भी ट्रिक सर ने बताए, आई थिंक आपने सब कुछ नोट किया होगा, उसको आप अप्लाई करोगे अपने निजी जीवन में, अपने डेली लाइफ में, अपने रूटीन में उसको इनकॉर्पोरेट आप करेंगे, शामिल करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। दूसरी बात यह है गाइस कि मैं 7 जुलाई